हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB क्लासेस। मैं हूं आपका कोच और दोस्त आशीष भाटिया और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2020, 22 एंड 23 के लिए अपना लाइव बैच। ये क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेगी। जो स्टूडेंट्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस, वो जिस दिन से भी ज्वाइन करेंगे उससे पहले का आपको सारा रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएगा और जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे तब से आप रेगुलरली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमारा बैच पूरे बोर्ड एग्ज़ाम तक चलेगा। अब वो चाहे डिले हो या ना हो, तब तक जो आपने एनरोलमेंट करी है वो तब तक के लिए वैलिड रहेगी जब तक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ NCERT, जो मोस्टली स्कूल में सबसे पहले करवाया जाता है। और ये जो यूनिट है हमारी, वो बनती है दो चैप्टर्स को मिला के, जो कि होते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये दो यूनिट हमारे पास बोर्ड में जो आपका थ्योरी पार्ट होना है 80 मार्क्स का, उसमें से 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों जो सब चैप्टर हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, वो आपस में रिलेटेड हैं। पहले ये एक ही यूनिट हुआ करती थी, मतलब काफ़ी टाइम से CBSE ने इसको दो अलग अलग चैप्टर्स में बना के एक सिंगल यूनिट के अंदर रखा हुआ है। पहले यूनिट भी एक थी और चैप्टर भी एक था। अब हमारे पास 10 मार्क्स हैं बोर्ड में आउट ऑफ 80, तो आप समझ सकते हो कि मोर देन 10% ये दो चैप्टर आपके पास या फिर सिंगल यूनिट कवर अप करेगी। तो बिना कुछ डिले करे हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। द चैप्टर नेम इज चैप्टर नंबर 3 एज पर NCERT एंड द नेम इज मैट्रिसेस। तो समझते हैं बेटा कि मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड क्या है ये चीज़ हमारे पास। ठीक है, तो अगर बात करी जाए बेटा मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस सिंपली क्या वर्ड है, ये एक हमारे पास प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिसेस क्या है, जो वर्ड है वो एक प्लूरल फॉर्म है किसकी, ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स, ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स। तो हमारे लिए मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है, और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस अपने आप में कोई एक अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, बट अ ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स क्या होती है, इसको बड़े ध्यान से समझना, बिकॉज ये चैप्टर सारा इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर है। पहले हम ये समझेंगे कि मैट्रिक्स है क्या, फिर हम ये समझेंगे कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई हमारे को। तो मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, अगर आप समझें ध्यान से, तो ये होता है एक अरेंजमेंट। मैट्रिसेस क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट। अब कभी भी अगर आप किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका फोकस ये रहता है कि हमें किस को अरेंज करना है और कैसे अरेंज करना है। तो दो बातों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो आपको किस को अरेंज करना है एंड कैसे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग इन्हीं दो बातों पे फोकस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट तो है, बट किसका अरेंजमेंट, तो ये है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इसके अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं या फिर फंक्शंस भी आ सकते हैं, सिर्फ नंबर्स ही नहीं, फंक्शंस भी आ सकते हैं। अब जब हम लोग वर्ड सुनते हैं फंक्शन, तो हमारे को थोड़ा सा लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, बिकॉज क्लास 11 का फंक्शन वाला पार्ट जहाँ पर आप लोग डोमेन और रेंज निकालते थे वो थोड़ा सा ट्रिकी था। अब आपको लगता है यार यहाँ पर भी फंक्शन आ गया, तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ ये समझ के चलो कि फंक्शन का मतलब होता है एनी टर्म्स विच कंटेन्स वेरिएबल। अभी के लिए, हाँ, हालांकि करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, बट यस अभी आपके पर्पस के लिए इतना काफ़ी है कि जो भी टर्म जिसके अंदर क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो क्या होगी हमारे पास, एक फंक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, वेरिएबल एक्स है, साइन एक्स क्या बन गया, एक फंक्शन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक्स के टर्म्स में है। ठीक है, जैसे लॉग वाई e⁻z, ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस। जो नंबर होता है जैसे 2, 3, ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं फंक्शन है, बट ये कौन से फंक्शन होते हैं, ये होते हैं हमारे कांस्टेंट फंक्शन। इन पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। बट अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखो कि मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट जिसमें क्या आ सकते हैं, नंबर्स या फिर
हमारे पास फंक्शन है। फंक्शंस मतलब कोई भी एक्स वाई वाली टर्म होगी हमारे पास, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस कैसे, तो ये तो हो गया जी किसका अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट हो गया जी, नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। अब कैसे करना है ये, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब यहां पर हम एक बार रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि रो क्या होती है, क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि रो क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं, और उसमें हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। अगर मैं मेमोरी बेस पर बात करूं तो आपने क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल ज़रूर पढ़ा था साइंस में, ठीक है। अब आपके पास चाहे साइंस है या नहीं, बट आपने क्लास 10th के अंदर साइंस में पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। तो उसमें दो चीज़ें होती थी, एक होता था पीरियड जो कि हॉरिजॉन्टल रोज होती थी, ठीक है, और एक होता था कॉलम जिसमें हमारे पास, जिसको हम ग्रुप्स बोलते थे, ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस होती थी हमारे पास, ठीक है। या फिर आप अपने स्कूल का टाइम टेबल बनाते होंगे, ठीक है, छोटे क्लास, बड़े होके तो नहीं बनाते बच्चे, बट छोटी क्लासेस में अपना टाइम टेबल भी ज़रूर सेट करते थे, बनाते भी थे, लिखते भी थे उसको। तो अगर आपको याद होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमारे पास जैसे पूरे मंडे का किस दिन किस टाइम पर कौन सा पीरियड होगा वो चलता था, फिर ट्यूसडे, फिर थर्सडे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मूव करती थी, ठीक है। और फिर हमारे पास कि फर्स्ट पीरियड इसका है, सेकंड पीरियड इसका है, थर्ड पीरियड इसका है, तो ये वर्टिकल लाइंस होती है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो इस तरह से होती है, जो अगर आप इमेजिन करो तो एक्स एक्सिस की तरह रहेंगी, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस की तरह होगी, जो वाई एक्सिस की तरह बिहेव करती हैं। तो मैट्रिक्स में हमारे पास रो क्या होता है, रो मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस। याद कर रखना बेटा कि रो क्या होती है, रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रोज, ठीक है। जो हमारे पास बिहेव्स लाइक एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की तरह चलती है हमारी सीधी सीधी, ठीक है, जो आपकी रजिस्टर की लाइन से सबसे बेस्ट तरीका, आपके पास रजिस्टर होगा, उसमें लाइंस होंगी, आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे, वहाँ पर भी जो आपको शीट मिलेगी उसमें भी लाइंस होंगी। तो वो जो लाइंस हैं जिस पर आप लिख रहे हो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब वो क्या है, रोज हैं। आपने एक लाइन फिनिश करी, आप दूसरी लाइन पर आ गए, तो मतलब आपने एक रो फिनिश करके सेकेंड रो पर आ गए। तो जनरली हमारा एक A4 साइज का रजिस्टर होता है जो आप लोग कॉमनली यूज़ करते हो, उसमें ऑन एवरेज किसी में 30 लाइंस होती हैं, या फिर आप समझ लो 32 होती हैं। तो वो आपके पास 30 या 32 क्या होगी, रूल्स। और जो मार्जिन लगा होता है हमारे पास, जो लाइन बनी होती है मार्जिन के लिए, वो हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो इससे आपको विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाएगी। तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर एक्स एक्सिस। और अगर मैं बात कर रहा हूं कॉलम्स की, तो कॉलम का मतलब क्या हो गया हमारे पास, वर्टिकल लाइंस, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जो किसकी तरह दिखती हैं, वाई एक्सिस की तरह दिखती हैं। तो वापस आते हैं बेटा हम लोग अपनी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पर। तो मैट्रिक्स क्या है जी, एक अरेंजमेंट है। इसका अरेंजमेंट नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। कैसे करना है जी, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज का मतलब जी आप हॉरिजॉन्टल वाइज लाइंस में लिख रहे हो, मतलब जैसे रजिस्टर की लाइंस है उसमें लिख रहे हो। और कॉलम मतलब जो वर्टिकल लाइंस होगी आपके पास, ठीक है, जो ग्रुप्स होंगे वो आपके क्या बन गए, कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, तो ये मैंने 6 नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रो 1 है। और ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या है मेरे पास, रो 2। सिमिलरली ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास कॉलम 1 है। सिमिलरली ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो मैंने नंबर्स को अरेंज कर दिया है किस तरह से, इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। किसको अरेंज करा जी, नंबर्स को। कैसे अरेंज करा जी, इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। बट नहीं, अभी भी मैं इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते हैं मैट्रिक्स इसको भी, तो इसके लिए एक बार रिकॉल करते हैं क्लास 11th का सेट वाला कॉन्सेप्ट। सेट क्या होता था, कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स विच हैव अ वेल डिफाइंड मीनिंग, ठीक है, विच हैव अ यूनिवर्सल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। तो अगर मैं कलेक्शन ऑफ वॉवल्स की बात करता हूं तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सेट के बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब क्या मैं इसको एक सेट बोल सकता हूँ? आप खुद सोचिए, क्या मैं इस चीज़ को एक सेट बोल सकता हूँ? तो नो, इसको हम लोग सेट नहीं बोल सकते। और आपको रीज़न भी अच्छे से पता है क्यों नहीं बोल सकते जी। वेरी गुड, इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे। जैसे ही इसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स लग जाएंगे तो हमें याद आ जाएगा कि ये सेट की रोस्टर फॉर्म होगी। तो यस, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सो देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेट। ये एक सेट का हमारे पास एग्जांपल है। उसी तरह से बेटा ये हमारे पास अरेंजमेंट है अभी किसका? नंबर्स का, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो अभी तक ये मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स कब बनेगी? जब हमारे पास यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लग जाएंगे। तो अब हम डेफिनेशन पूरी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स enclosed by rectangular और राउंड ब्रैकेट्स, रेक्टेंगुलर और राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। मतलब रेक्टेंगुलर वाले हो गए ये वाले और राउंड ब्रैकेट्स मतलब ये। तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल नोटेशंस हैं, बट आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर सकते। दोनों ही एक्सेप्टेबल नोटेशन है, आप कुछ भी यूज़ करो। बट जनरली एनसीईआरटी में हमारे पास ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करे हुए हैं, तो इसलिए हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग सीबीएसई में एनसीईआरटी के स्पेसिफिक ही चलना है, ठीक है। जो चीज़ें जैसे नोटेशन एनसीईआरटी में हमें वैसे ही यूज़ करनी है। तो आई होप अब सबको क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स का मतलब क्या है। तो एक बार दोबारा से समझते हैं। मैट्रिक्स क्या है जी? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में 2 बातें ध्यान रखनी है। किसका अरेंजमेंट? तो जी नंबर्स या फिर फंक्शंस का अरेंजमेंट। कैसे करना है इस अरेंजमेंट को आपने? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज में कंफ्यूजन है तो क्या याद रखना है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब जैसे आपके रजिस्टर की लाइंस होगी। अब इसको लिखने में आपने रजिस्टर की 2 लाइंस यूज करी हैं, तो मतलब आपने 2 रोज फिल करी हैं। तो जो पहली लाइन है आपकी वो फर्स्ट रो बन जाएगी, जो सेकंड लाइन है वो आपकी सेकंड रो बन जाएगी, ठीक है। बट ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हो उसको आपने इंक्लोज करना है बाय रेक्टेंगुलर और अपना राउंड ब्रैकेट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकते हैं, जब वो तब होंगे जब हमारे पास रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, तो ब्रैकेट जो बनेगा वो अपने आप ही एक स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन अभी नोट नहीं करी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप अपना नोट कर सकते हैं। अब बच्चे कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग मैट्रिक्स के, ठीक है। और इन्हीं अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इन्हीं ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, सबसे पहला एग्जाम्पल जो था मेरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनक्लोज करना मत भूलना रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से। तो हमारे पास अभी एक नई मैट्रिक्स आई है। तो इस नई मैट्रिक्स में अब आपके रजिस्टर की अगर 3 लाइंस भरी हैं तो दैट मीन्स आप समझ गए कि हमने कितनी रोज कवर करी हैं? 3। और वर्टिकल लाइंस कितनी है? मार्जिन लाइन जो ऐसी लाइन होती है वो कितनी होगी? 2। तो कॉलम्स हो गए हमारे पास 2। अब बेटा जैसे आप लोग सेट में सेट को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, इन द सेम वे मैट्रिक्स में भी आप क्या करोगे? हर मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे। तो ये आप लिख भी सकते हो एक नोट में कि मैट्रिक्स या फिर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय capital letter.
तो बेटा कभी भी स्मॉल लेटर यूज नहीं करना, हमेशा क्या रखना है, कैपिटल लेटर यूज करना है आपको एलिमेंट्स के लिए। तो जैसे इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे सकता हूं, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास ए हो गई, फिर दूसरी मैट्रिक्स बी हो गई। अब मैं सोचो इन्हीं 6 नंबर को इस तरह नहीं लिख सकता क्या, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी एक नया अरेंजमेंट आ गया, तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया सी। और इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ गई जिसको हमने नाम दे दिया डी। तो ये हमने क्या करा कि जैसे 6 एलिमेंट्स थे हमारे पास, तो उनको हमने क्या करा, अलग अलग 6 नंबर्स को अरेंज कर दिया। आप जैसे हम लोग बेटा सेट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स में जो हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स, या फिर आगे चल के हम लोग इन दी फॉर्म ऑफ फंक्शंस जब करेंगे तो आप उनको एलिमेंट्स बोलोगे। अगर एक एग्जांपल हमारे को फंक्शन का समझना है, तो सपोज करो एक मैट्रिक्स है ई, जिसके अंदर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ साइन एक्स ई रेज टू पावर एक्स एक्स प्लस 1 5। तो मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ नंबर्स नहीं, आपके पास फंक्शंस भी आ सकते हैं। और फंक्शन जैसे मैंने आपको पहले एक इजी वे में बताया था कि फंक्शन का मतलब कि वो वाली टर्म्स जिसके अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ एक्स आ रहा है या वाई आ रहा है या जेड आ रहा है, मतलब वेरिएबल्स जो टर्म्स कंटेन करती है वो क्या बन जाता है, हमारा फंक्शन बन जाता है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल फंक्शन का, ठीक है। तो ये बेटा सारे एग्जाम्पल है, और इन्हीं ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल्स को हम लोग बोलेंगे जो हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है अब, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज गिवन बाय m क्रॉस n। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो जो आपको याद रखना है कि इट इज गिवन बाय m क्रॉस n। अब यहाँ पर हमारे पास m होता है, जो m इज नंबर ऑफ रोज, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ रोज जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर है। और n क्या होता है हमारे पास, इट इज नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्रॉस n, मैं अब इसको m इंटू n नहीं बोल रहा, तो जानबूझ के वर्ड यूज कर रहा हूं क्रॉस, इसलिए बिकॉज ऑर्डर का मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसको, मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें ए मैट्रिक्स लेके चलूँ 1 2 3 4 5 6। अब आप सबको पता है इसके अंदर रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। या फिर आप बोलने में 2 इंटू 3 भी बोल सकते हैं या 2 बाय 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज क्रॉसवर्ड 2 क्रॉस 3, क्योंकि इससे आपको माइंड में रहेगा कि आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे m क्रॉस n में m और n को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसको आप जनरली मैट्रिक्स के एंड में लिखते हैं, तो दिस विल बिकम 2 क्रॉस 3, ठीक है। एक और चीज समझते हैं, जो हमने सेकेंड एग्जांपल लिया था बी मैट्रिक्स विच वाज 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या रहेगा, तो आपने रजिस्टर की 3 लाइंस कवर करी, तो दैट मीन्स कि आपने 3 रोज बनाई, तो आपका ऑर्डर आ गया 3, और वर्टिकल लाइंस क्या बनी 2, तो 3 क्रॉस 2। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर आपने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा, तो अब आपने अपने रजिस्टर में सिर्फ एक ही लाइन कवर करी, तो यानी रो तो एक ही है, और बट वर्टिकल लाइंस कितनी आ गई आपके पास 6, तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर बन गया 1 क्रॉस 6, की रो 1 है और कॉलम 6 है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जो डी मैट्रिक्स थी हमारी 1 2 3 4 5 6। अब रजिस्टर की 6 लाइंस कवर हुई, बट वर्टिकल लाइन एक ही है,
तो इसका ऑर्डर बन गया 6 क्रॉस 1। तो ये सारे क्या आ गए बेटा हमारे पास, डिफरेंट ऑर्डर्स आ गए। ये सारे क्या आ गए हमारे पास, डिफरेंट ऑर्डर्स आ गए। किसके लिए, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से ही हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स एंड इट इज गिवन बाय m इंटू n। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, m और n को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये है हमारे पास m इंटू n। तो जैसे a में कितने एलिमेंट है, तो 2 इंटू 3, तो a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 6। b में कितने एलिमेंट है, 3 इंटू 2, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। c में भी कितने एलिमेंट्स है जी, 6 एलिमेंट है। d में भी कितने एलिमेंट्स है जी, 6 एलिमेंट्स है। तो ऑर्डर में आपको क्या करना है, जो हमारे पास रोज और कॉलम का जो नंबर है उसको क्रॉस करके मतलब फिर मल्टीप्लाई करके लिखना है, बट मल्टीप्लाई नहीं करना। बट अगर आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया है तो आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। और आपने देखा कि यहाँ पर हमने जो भी एग्जाम्पल लिया उन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आया, 6। तो ये एग्जाम्पल जो थे वो मैंने जानबूझ के लिए थे, ताकि हम लोग ये चीज़ सीख सकें कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो उसके लिए अलग अलग पॉसिबल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और वो सारे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 बनाया जा सकता है, या फिर मैं और थोड़ा बेटर वे में बोलूँ तो जिन दो नेचुरल नंबर्स को, बिकॉज डेसिमल में नहीं आ सकते नंबर्स, फ्रैक्शन में नहीं आ सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो जिन दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या बना दिया, 6, तो वो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। ऐसे ही सपोज करो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है, तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, तो इसका मतलब जिन दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके आप 8 बना सकते हो वो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो 8 कैसे बन सकता है, 1 क्रॉस 8 से, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर हो गया। फिर 2 क्रॉस 4 से, फिर 4 क्रॉस 2 से, और फिर 8 क्रॉस 1 से। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 8 हैं तो उसके ये 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसे ही अगर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 12 है, तो 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2 और 12 क्रॉस 1। तो ये 6 पॉसिबल ऑर्डर हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो फिक्स ही आएंगे, वो जितने मर्जी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बन सकते हैं। बट अगर आपके पास टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक प्राइम नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे 5 आ गया, तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, एक 1 क्रॉस 5 और दूसरा 5 क्रॉस 1। तो सिर्फ अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक प्राइम नंबर है तो ही हमारे पास जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो फिक्स है कि वो सिर्फ 2 होंगे। 1 इंटू जो प्राइम नंबर है, या फिर बोल सकते हैं प्राइम नंबर इंटू 1। तो ये बेटा हमारे पास अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। ये हम लोग क्लास की वीडियोस को छोटी छोटी रखेंगे ताकि वो मोनोटोनस ना हो जाए, आपको बोरिंग ना लगे। तो सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे डिटेल के अंदर, बट छोटी छोटी वीडियोस के अंदर, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा भी आए और एक कॉन्टिन्यूटी भी बनी रहे, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीख लिया जी, मैट्रिसेस जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है, वो सिंपली एक प्लूरल फॉर्म है किसकी, ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स क्या है जी, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट, नंबर्स का या फिर फंक्शंस का। नंबर्स तो पता ही है सबको, फंक्शंस का एक हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब फंक्शंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे को आगे मिलेंगे, तब हम उनकी मैट्रिक्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। देन मैट्रिक्स क्या था, अगेन नंबर अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स और फंक्शंस का। और ये अरेंजमेंट कैसे करा गया है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपकी रजिस्टर की लाइंस हैं, कॉलम्स का मतलब वर्टिकल लाइंस जो आपके मार्जिन वाली लाइन है, ठीक है।
फिर हमने बात करी कि जो मैट्रिक्स है उसको आप हमेशा इनक्लोज करोगे कैसे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से या फिर स्क्वायर ब्रैकेट से। फिर मैट्रिक्स को आप डिनोट करोगे हमेशा कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ए विच इज ABCD, तो मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर हो सकते हैं, बट मैट्रिक्स को डिनोट हमेशा आप कैपिटल लेटर से करोगे। उसके बाद बेटा हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, विच इज m क्रॉस n, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम। क्रॉस मीन्स कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप m और n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाते हैं। एंड अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फिक्स हैं तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग पॉसिबल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और वो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, वो दो नेचुरल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आप गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बना सकते हैं, जिसके हमने एग्जाम्पल भी देखी। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर बेटा, कीप स्टडिंग, बाय बाय।